क्योंकि जीएसटी एक नया लॉ है तो हम सभी लोग कोई ना कोई मिस्टेक्स उसमें करते आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि उन मिस्टेक्स को ठीक किया जाए और उनको दोबारा ना दोहराया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो जीएसटी में हम सब लोग करते आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जीएसटी में 10 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पे जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि ट्रांजैक्शंस या टर्नओवर ना होने पर टैक्स पेयर्स अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। तो बहुत से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन या टर्नओवर नहीं होता तो वो अपना रिटर्न्स फाइल करना भूल जाते हैं, या उनके मन में ये अजम्पशन है कि मेरा तो कोई बिजनेस हुआ ही नहीं तो इसलिए मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपलसरी है। भले ही आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप नील का रिटर्न फाइल करिए, लेकिन जो पीरियोडिसिटी तय है जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 की, उसको रेगुलरली जरूर फाइल करते रहें। क्योंकि बिजनेस ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप जीएसटी में दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त हो गए। तो अगर आप रिटर्न्स अपने नहीं फाइल कर रहे हैं नील टर्नओवर या जीरो टर्नओवर होने के बावजूद भी, तो आपके ऊपर पेनल्टी या लेट फीस लग सकती है। तो इस गलती को जल्दी से जल्दी सुधार लें। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते समय हमने बहुत से केसेस में ऑब्जर्व किया है कि जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो टैक्स प्रोफेशनल की डलती है, ना कि टैक्स पेयर की। तो टैक्स पेयर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपनी डलवाएं, टैक्स पेयर खुद की इन्फॉर्मेशन डलवाए। वहां पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टैक्स पेयर का होना चाहिए, टैक्स प्रोफेशनल का नंबर उसमें नहीं होना चाहिए। बिकॉज सर्टेन केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आपकी कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाता, और अगर उसको कोई भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है तो वो नहीं मिल पाती, विच मे रिजल्ट इन हार्श एक्शंस अगेंस्ट यू। तो ये ध्यान रखें कि इंफॉर्मेशन जो है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर, वो खुद अपने टैक्स पेयर का ही होना चाहिए। टैक्स प्रोफेशनल्स अपना फोन नंबर ना यूज करें। तीसरी मिस्टेक ये है कि आईटीसी आप लोग अवेल कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे या बिना ये जाने परखे कि जीएसटी के जो रूल्स हैं वो इस आईटीसी को अवेल करने के लिए परमिट करते भी हैं या नहीं। तो आईटीसी जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और अगर आप रॉन्ग अवेल कर लेते हैं आईटीसी तो वो आपके लिए बहुत हार्श प्रोविजन लेके आता है। इनफैक्ट अगर आप टैक्स का शॉर्ट पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको 18% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर आप आईटीसी गलत अवेल कर लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो 24% का देना पड़ता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईटीसी अवेलमेंट के लिए गवर्नमेंट भी टैक्स पेमेंट से ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप कोई ऐसी आईटीसी ना अवेल कर ले जिसको अवेल करने के लिए आप एक्चुअल में एलिजिबल ही नहीं हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आईटीसी अवेल करने से पहले अगर आप खुद चेक कर सकते हैं तो खुद करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी प्रोफेशनल की मदद लें, और ये इंश्योर करें कि जो भी आईटीसी आप अवेल कर रहे हैं वो आपके लिए एलिजिबल है, आप उस आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। आईटीसी अवेलमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आज की डेट में, विच इज जीएसटीआर 2A एंड 2B। तो रूल 36(4) जो है वो कहता है कि आपको उतनी ही आईटीसी लेनी है जो जीएसटीआर 2A में दिख रही है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2B का भी कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया है। अगर आपको जीएसटीआर 2B के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सेपरेटली पूरा 2B के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। तो 2A और 2B के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के बाद ही आपको अपनी एलिजिबल आईटीसी तक पहुंचना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हार्श कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। फोर्थ सबसे कॉमन मिस्टेक है कि जब आप अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो ज़्यादातर लोग आईटीसी का जो रिवर्सल है, चाहे वो डेबिट क्रेडिट नोट्स की वजह से हो, चाहे वो इनएलिजिबल आईटीसी का हो, 3B में आईटीसी के टेबल को सही से नहीं भरते लोग,
सिर्फ एक नेट आईटीसी भर देते हैं, कौन से कॉलम में, वो भी ऑल अदर आईटीसी के कॉलम में, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इनएलिजिबल आईटीसी का अलग से आपको कॉलम दिया गया है, आपको वो उसमें फिल करनी चाहिए। और जो भी आईटीसी आप रिवर्स कर रहे हैं उसके लिए भी आपको 3B में अलग से जगह मिलती है भरने के लिए। तो टेक्निकली आपको एलिजिबल आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी और आईटीसी रिवर्सल, ये तीनों ही फिगर्स को अलग अलग अपने 3B में फिल करना चाहिए। इससे रिलेटेड भी मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको अपना 3B रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो 3B रिटर्न तो हम सभी लोग फाइल कर रहे हैं और हम लोग गलत फहमी में कह सकते हैं कि जी रहे हैं कि हमारा तो 3B रिटर्न एकदम सही है। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99% से ज्यादा केसेस में आप अपना 3B रिटर्न गलत फाइल कर रहे हैं। स्पेशली जो आईटीसी वाला कॉलम है वो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों का गलत होगा। 5th मिस्टेक है कि बहुत से लोग जीएसटी में आरसीएम ठीक से डिपॉजिट नहीं करते हैं। रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि उनको एक्चुअली में ये पता ही नहीं है कि किन किन सर्विसेज पे आरसीएम एप्लीकेबल है। बहुत से लोगों को कॉमनली खाली ये पता है कि फ्रेट पे आरसीएम एप्लीकेबल है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिन पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आरसीएम को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, अपने प्रोफेशनल से सलाह लें कि किन सर्विसेज पर आरसीएम एप्लीकेबल है और ये इंश्योर करें कि आप उन सभी सर्विसेज पर आरसीएम पे कर रहे हैं। बिकॉज जितने भी केसेस मेरे सामने आते हैं, जितना मेरा एनालिसिस है, ज्यादातर लोग सिर्फ फ्रेट पर आरसीएम पे करके निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्होंने आरसीएम पे कर दिया है, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि और भी सर्विसेज हैं जिन पर आरसीएम पे होना चाहिए था, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने आरसीएम पे नहीं किया है। अब आ जाते हैं हमारी 6th मिस्टेक पर। यह मिस्टेक तो जब आप सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों को यह एहसास होगा कि यस, बिल्कुल सही बात है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है लेकिन सभी लोग करते हैं। 6th मिस्टेक यह है कि आपका कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर है, सपोज आपकी कोई शॉप है और आपका एक गोडाउन भी है जिसमें आप अपना गुड्स जो है डंप करते हैं या अपने गुड्स स्टोर करते हैं, वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ज्यादातर केसेस में जीएसटी में लोग ऐड नहीं करवाते हैं एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सिर्फ एक रजिस्टर्ड प्लेस ही लोग दिखाते हैं। उसके अलावा जो भी ऐसी बिजनेस प्लेसेस हैं जो उनके लिए सेकेंडरी हैं या वहां पर वो फुल टाइम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसको लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं शो करते हैं। तो विच इज ए बिग 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 मिस्टेक। आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर कल को कोई इंक्वायरी होगी या कोई भी ऑफिशियल्स आपकी बिजनेस प्लेस पर आएंगे और वो एड्रेस आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एडेड नहीं होगा, तो वो आपके लिए एक बड़ी ट्रबल साबित हो सकती है। तो आपके जितने भी एड्रेसेस हैं जहां से आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, भले ही फुल टाइम कर रहे हैं, भले ही आपका वो कोई गोडाउन है, कोई स्टोर है जहां पर आप गुड सेव करते हैं या उसको संभाल के रखते हैं, उन सभी एड्रेसेस को आप अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जरूर ऐड करवा लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक यानी कि 7th मिस्टेक पे। तो बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुली रन नहीं हो पाते या किसी भी रीजन से उनको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सरेंडर करना पड़ता है। तो जब भी आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं तो ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद एक आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है विच इज़ GSTR 10। GSTR 10 अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो उसके ऊपर भी अच्छी खासी पेनल्टी है। 100 रुपीज़ CGST प्लस 100 रुपीज़ SGST, यानी कि 200 रुपीज़ पर डे की उस पर लेट फीस है। और वो अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर नहीं फाइल करेंगे तो आपके ऊपर लंबी चौड़ी पेनल्टी आ सकती है। तो ये लोगों को जानकारी ही नहीं है, बहुत से टैक्स पेयर्स को ये पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद GSTR 10 फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है सभी एसएससीज को और वो कंपलसरी रिटर्न है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी 8th कॉमन मिस्टेक पर। बहुत से लोग जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों तरह के गुड्स में डील करते हैं, दोनों तरह के गुड्स सेल करते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि लोग अपना एग्जेम्प्टेड सेल्स, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अपने जीएसटी रिटर्न्स में दिखाना भूल जाते हैं।
उनके मन में एक ये अजम्पशन है या धारणा है, वो लोग कहते हैं कि ये तो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है, इसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्लीज अपने इन फैक्ट्स को करेक्ट कर लीजिए। चाहे वो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर हो, चाहे वो टैक्सेबल टर्नओवर हो, चाहे वो नॉन जीएसटी टर्नओवर हो, सभी कुछ आपके जीएसटी रिटर्न्स में जाना चाहिए। तो ये जो मिस्टेक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लगभग सभी लोग कर रहे हैं। आप भी हो सकता है कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हो, या आपके आसपास के टैक्स पेयर्स ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी और कोई मिस्टेक्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। अपने व्यू पॉइंट शेयर करिए कि ऐसी और कौन सी गलतियां हैं जो जीएसटी में लोग कॉमनली गलती करते चले आ रहे हैं और अभी तक उनको सुधारा नहीं गया है। उसके बाद आ जाते हैं अपनी 9th मिस्टेक पर, और वो है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड। बहुत से एसएससीज ऐसे हैं, बहुत से टैक्स पेयर्स ऐसे हैं मैंने देखा है, जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करने के लिए या कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और उसके बेनिफिट्स वो लगातार अवेल करते जा रहे हैं। हो सकता है कि वो डेलिब्रेट हो, और हो भी सकता है कि उनको इस बात की जानकारी ही ना हो। तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो एक बारी अपने फैक्ट्स को, अपने स्टेटस को दोबारा से चेक कर लीजिए। क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए एक्चुअली में एलिजिबल हैं? अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कंटिन्यू करिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाइए, बिकॉज दिस कैन रिजल्ट इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी 10th मिस्टेक है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। बहुत से लोग जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, और ये भी आप खुद महसूस करिएगा कि हो सकता है आप भी ये गलती कर रहे हो। जीएसटीआर 1 में लोग एचएसएन समरी नहीं देते हैं। एचएसएन वाइज समरी का जो टेबल है, बहुत से लोग उसको खाली छोड़ते चले आ रहे हैं, उसमें अभी भी डिटेल्स लोग नहीं फिल कर रहे हैं। लेकिन वो डिटेल्स भरना कंपलसरी है, कहीं से भी ऑप्शनल नहीं है। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, आपको कोई नोटिस नहीं मिली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक कुछ नहीं कहा गया तो आगे कुछ कहा भी नहीं जाएगा। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। ये आप मान के चलिए कि अगर आप अब कोई गलती करते हैं जीएसटी में, तो वो स्टार्टिंग का पीरियड अब नहीं रहा। पहले 3 साल तो गवर्नमेंट ढीली रही, मैं कह सकता हूं, क्योंकि उनकी तरफ से भी कुछ कमियां थी, टैक्स पेयर्स की तरफ से भी कमियां थी। तो एक ये ट्रांजिशन फेज था, एक नया लॉ अप्लाई हो रहा था। लेकिन अगर फिर भी आप अभी भी ये गलतियां आगे करते चले आएंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके हार्श कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे सभी टैक्स पेयर्स को। तो अगर आपको लगता है कि ये गलतियां वाकई में बहुत कॉमन है, और ये गलतियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए कि वो कर रहे हैं अपने जीएसटी रिटर्न्स में या जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोग अपनी गलतियों को सही कर सकें और आगे आने वाले गलत या खराब कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।